जेलर पुस्तक का दूसरा एपिसोड। बिना अपराध सजा नहीं और बिना सत्कार्य इनाम नहीं, ये हमने जेलर बुक के पहले एपिसोड में देखा था। एक व्यक्ति जो खाने पीने के विषय में इतनी सावधानी रखने वाला, यह खाऊंगा तो बीपी बढ़ जाएगा, यह खाऊंगा तो शुगर, यह नहीं खाना है और वो भी नहीं खाना है, इतनी सावधानी बरतता है कि कभी कभी तो खाने की वस्तुओं से न खाने की वस्तुओं की सूची लंबी हो जाती है और फिर भी उस व्यक्ति को बीमारी आ जाती है। आज शुगर बढ़ गई है, आज थोड़ा ठीक नहीं है, पेट में दर्द है, बुखार है आदि। ऐसे प्रतिदिन कोई ना कोई तकलीफ रहती ही है। अब दूसरा व्यक्ति किसी भी प्रकार की सावधानी की बात ही नहीं, जब इच्छा हुई जो इच्छा हुई खा लेता है, फिर भी पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी, कभी कोई फरियाद नहीं। हम सभी को ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन क्या ऐसा देखने को मिलना चाहिए? स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला निरोगी रहना चाहिए या ध्यान नहीं रखने वाला? तो फिर ऐसा विपरीत क्यों देखने को मिलता है? इस दूसरे व्यक्ति को कुदरत आरोग्य का पुरस्कार देना चाहती है। जो मन में आए खा पी, तेरा स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। अरे कुदरत तो यह कहती है कि तू पत्थर भी खाएगा तो उसे भी हजम करने की क्षमता मैं तुझे दूंगी, पथरी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुझे आरोग्य का इनाम देना चाहती हूँ। और पहले इंसान को वही कुदरत कहती है कि तुझे शांति से जीने नहीं दूंगी, प्रतिदिन कोई ना कोई तकलीफ पीड़ा तुझे सहन करनी ही है। एक युवक पढ़ा लिखा, अनुभवी और उचित आयोजन के साथ व्यापार करने वाला, फिर भी धन न कमा पाता हो, और दूसरा युवक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, इच्छा अनुसार व्यापार करने वाला, शायद गड़बड़ी भी करने वाला हो और फिर भी देखते ही देखते बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाता है। ये सब दुनिया में आखिर क्यों देखने को मिलता है? मानो कुदरत इस दूसरे युवक को कह रही हो कि मैं तुझे संपत्ति का उपहार देना चाहती हूँ, भले ही तूने बिना किसी योजना के व्यापार किया। मैं तेरे आसपास के लोगों को और परिस्थितियों को इस प्रकार से अनुकूल बना दूंगी कि तुझे लाभ ही लाभ होगा। और वही कुदरत पहले युवक को मानो कह रही हो कि तुमने भले ही पूरे आयोजन के साथ व्यापार किया होगा, परंतु मैं तुझे कमाने देना नहीं चाहती। मेरी शक्ति असीम है, तेरे अत्यंत विश्वसनीय दलाल को विश्वासघात करने को प्रेरित करूंगी, बाजार का रुख बदल दूंगी। अरे आवश्यकता पड़ने पर सरकार की नीति को ही परिवर्तित कर दूंगी। किसी भी तरह तुझे लाभ प्राप्त करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुझे दरिद्रता की सजा देना चाहती हूँ। किसी को प्रथम प्रयास में ही सफलता और किसी को अथक अनेक प्रयासों के बाद भी अपेक्षित सफलता तो नहीं ही मिलती। क्यों एक को इनाम, क्यों एक को सजा? क्या कुदरत को कुछ भेदभाव है, पार्शियलिटी है, अपनापन परायापन है? नहीं, कुदरत को कोई पक्षपात नहीं है, लेकिन कुदरत का कानून है कि अपराध करने वाले को सजा करना, सत्कार्य करने वाले को इनाम देना। एक आदमी ने चोरी की, डाका डाला, अरे किसी की हत्या भी की, पुलिस ने उसे पकड़ा, उसका कोर्ट में केस चला और न्यायाधीश ने दंड दिया 10 साल की सख्त कैद और प्रतिदिन 10 कोड़े। जेलर ने उस कैदी के पास सुबह से शाम तक सख्त परिश्रम करवाया। शाम होते ही वह हंटर लेकर आया और बोला, चल कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा। अगर कैदी यह कहे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं कोई मार खाने वाला नहीं हूँ, मैं भी हंटर लेकर तुम्हें मारूंगा, तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी? बिल्कुल बढ़ा दी जाएगी। लेकिन क्या कैदी की बात गलत है? उसने जेलर का क्या बिगाड़ा है? वह तो कह सकता है कि मैंने जिसके घर से चोरी की है वह भले मुझे मारे, तू क्यों मारता है? तेरे घर में मैंने थोड़े ही चोरी की है। ऐसे में कैदी को जेलर की मार क्यों खानी चाहिए? और अगर इस प्रकार के दंड का वह कैदी विरोध करे तो सजा में वृद्धि क्यों की जाती है? अब इसका तर्क हम सभी को पता है कि जेलर तो न्यायालय के आदेश से मारता है। यहाँ पर कैदी को समझना चाहिए कि जेलर अपनी इच्छा से नहीं बल्कि न्यायालय के आदेश के अनुसार कोड़े मार रहा है। अगर केंद्र सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करना चाहे कि पूरे देश में न कोई न्यायालय हो, न कारागार यानी न कोई जेल हो, न कोई जेलर हो, न कोई सजा हो, जिसको जो करना है करे, कोई सजा नहीं होगी, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार लाना चाहे और हमारी राय जानना चाहे, तो हम इसके लिए हाँ कहेंगे या ना? बिल्कुल ना ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करने से देश में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं रह सकती, सर्वत्र अराजकता फैल जाएगी, किसी के लिए भी शांति से जीना असंभव हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि अगर देश में व्यवस्था कायम है तो न्यायालय व्यवस्थित रूप से सक्रिय है, और आज भी कोर्ट जितने भी स्थानों में निष्क्रिय है उतने अंशों में देश में अराजकता ही है। जिस प्रकार देश में उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में, समस्त ब्रह्मांड में भी
व्यवस्था तो स्थापित है ही, तो निश्चित रूप से इस पूरी दुनिया में कोई न्यायालय सक्रिय होना ही चाहिए। इस न्यायालय का नाम है कर्म सत्ता। भारत सरकार तो केवल मनुष्य को ही अपने प्रजाजन मानती है। इस कर्म सत्ता का न्यायालय स्थापित करने वाली कुदरत का शासन तो मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि क्षुद्र जंतुओं को एवं वनस्पति आदि एकेंद्रीय जीवों को भी, यानी हर एक जीव को अपनी प्रजा मानती है। इनमें से कोई भी जीव छोटा बड़ा जैसा अपराध करता है वैसा ही दंड कर्म सत्ता का यह न्यायालय देता है। परंतु एक मिनट, न्यायालय का कार्य तो केवल सजा निश्चित करना है कि 10 कोड़े लगाए जाए, फांसी पर लटकाया जाए, पत्थर तुड़वाए जाए आदि। न्यायाधीश स्वयं कारागार में आकर कैदी को कोड़े मारता नहीं है। सजा का अमल करने का कार्य तो जेलर का होता है। उसी प्रकार कर्म सत्ता का न्यायालय भी केवल सजा निश्चित करता है, तो उसका अमल करने वाला जेलर कौन? ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यह जेलर सगा भाई भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, नौकर या पड़ोसी भी हो सकता है, सास ससुर भी हो सकते हैं, बहू बेटा भी हो सकता है, देवरानी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हाँ, हमारे आसपास रहने वाले सभी जीव इस कर्म सत्ता के न्यायालय के कर्मचारी जेलर है। इनमें से किसी भी जेलर को यह सर्वोच्च सत्ता आज्ञा देती है कि जा इस मनुष्य को गाली देकर आ। वह तो हमें गाली देना चाहता नहीं था, लेकिन वह तो चिट्ठी चाकर है, गाली देकर चला गया। दूसरे किसी मनुष्य को हुक्म दिया कि इसे थप्पड़ मारना है, उसने हमें एक थप्पड़ पेश कर दी। इसी कर्मसत्ता ने किसी से कहा कि इस व्यक्ति ने ऐसा गुनाह किया हुआ है जिसके दंड के रूप में उसे 1 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाना है। ओबे टू ऑर्डर। उस जीव ने हमारे व्यापार में ऐसी गड़बड़ कर दी कि हमें 1 लाख रुपए का घाटा हो गया। गाली देने वाला, थप्पड़ मारने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला आखिर ये सब जेलर ही है। इसीलिए गाली देने वाले को अगर हम ये कहे कि भले आदमी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे गाली दे रहा है, तू मुझे गाली देगा तो मैं भी तुझे गाली दूंगा, तो सजा बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल बढ़ेगी ही। अब सजा बढ़ानी है या कम करनी है? बिल्कुल सजा तो कम करनी है। अगर कम करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैदी का ही संदर्भ लेते हैं। अगर वह कैदी हंटर लेकर जेलर पर प्रहार करने का प्रयास करे तो सजा में वृद्धि ही होनी है। अगर प्रहार न करे परंतु प्रतिकार करे या पलायन करे तो भी सजा में वृद्धि ही होती है। अरे मार खाए लेकिन खूब धांधली मचाए तो भी सजा में कमी नहीं होती। सजा कम करवाने के लिए तो कैदी के पास केवल एक उपाय है, चुपचाप मार खा लेना। उसी प्रकार कर्मसत्ता के न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम करवाने को भी केवल एक ही उपाय है, और वह उपाय है शांतिपूर्वक धैर्य के साथ सहन कर लेना। अब मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि गाली देने वाले की तुलना में हम यदि बलवान हो, 2 गालियां देने की ताकत रखने वाले हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में पूज्य श्री क्या फरमाते हैं वो हम देखेंगे अगले भाग यानी जेलर पुस्तक के एपिसोड 3 में। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।